हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम लोग DFCL 2018 का पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है ये जो है आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट बन गया आपका DFCL करके, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 है। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ क्या बन सकता है थोड़ा डिटेल में भी देख रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आपका, ठीक है। तो मेरा बस ये नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन और आंसर जल्दी जल्दी करा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़न ये भी होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें भी बहुत जाने ज़रूरी होते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइप के जो फैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन बना हुआ है वही आपका बनेगा। उससे रिलेटेड जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है उस टाइप के क्वेश्चन बनने की, और बनते भी हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है आपका। पार्ट 1 और 2 के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, DFCL का पूरा पेपर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आपको अगर इस पेपर का PDF चाहिएगा तो www.electricalcapsule.com से चले जाइएगा, ठीक है। www.electricalcapsule.com, यहाँ पे बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, वहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे MCQ और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ डमी कॉयल इन ए DC मशीन। DC मशीन में जो आपका डमी कॉयल का फंक्शन क्या होता है, तो देखो दो टाइप की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है हमारे पास लेफ्ट वाइंडिंग, और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग में जो होता है वो अनबैलेंस नहीं होता है, हमेशा बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है। जब हम आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे कोई भी स्लॉट खाली नहीं जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर बैलेंस होता है आपका लेफ्ट वाइंडिंग के कंडीशन में। लेकिन वेव वाइंडिंग में जैसे ही हम लोग वहाँ पे वाइंडिंग करते हैं DC मशीन में, तो कुछ आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं ना, वहाँ पे वाइंडिंग नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो आर्मेचर वो एक तरीके से अनबैलेंस हो जाता है ना। उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैकेनिकली बैलेंस द आर्मेचर, ठीक है। तो हम उसी को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, आपका डमी कॉयल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि डमी कॉयल किस वाइंडिंग में यूज होता है, तो ध्यान दीजिएगा वेव वाइंडिंग में यूज होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ वेव वाइंडिंग में पॉसिबल है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो डमी कॉयल होता है ये आपका कनेक्टेड नहीं होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से, ठीक है। ये किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट हो चाहे किसी भी वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं होता है। बस इसको खाली स्लॉट में जो है डाल दिया जाता है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कुल मिला के आप ये जानिएगा कि कम्यूटेटर से इसका कनेक्शन आर्मेचर किसी से कनेक्शन नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पे भी कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डमी कॉयल एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है कम्यूटेटर बार से, या फिर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सभी चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, टू ऑब्टेन द ग्रेटर इफिशियंसी स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। अगर हमें यहाँ पे इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी को बहुत ही ज़्यादा प्राप्त करना हो तो स्लिप क्या होगा आपका। तो देखो इफिशियंसी का फार्मूला होता है 1 - S। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। इसी फार्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि अगर हमारे पास स्लिप कम होगा तो इफिशियंसी क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 - स्लिप दिया गया ना, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्लिप मान लो जितना कम रखें, अगर 0.1 रखते हैं तो इसको आप माइनस करिएगा तो आपका लगभग 0.99 यानी 99% के आसपास आपकी जो इफिशियंसी है वो बनेगी। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे स्लिप अगर हायर रेंज रखते हैं, मतलब मान लो 0.8 रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कितना बनेगा, आपका 0.22% यानी 22% आपकी इफिशियंसी बनेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितना स्लिप अगर आप कम रखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इफिशियंसी जो होगी वो आपकी बहुत ही बेस्ट होगी। तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये है आपका कि जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका, आपने देखा होगा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, अगर हम यहाँ पे स्लिप को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम टार्क को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ से 0 है और ये आपका मैक्सिमम स्लिप है। स्लिप का वेरिएशन आपका 0, 0.1, 0.2, और ये आप मान लो 0.4 है, या मान लो 0.5 है, ये आपका 0.7 है, 0.89 यानी मैक्सिमम 0 तक है, ठीक है। इसका कर्व कुछ इस टाइप से आपका चलता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं बताना है मुझे। जो जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। ये देखो मोटर का कंडीशन है आपका, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर मोटर के कंडीशन में यूज़ हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका। अगर यही आपका जो है, इसका हम कभी जो है रिजनरेटिव ब्रेकिंग के तरीके से भी यूज़ करते हैं हम लोग, और प्लगिंग के तरीके से भी यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे मोटर का कंडीशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये आपका स्टेबल रीजन होता है आपका, ये आपका स्टेबल रीजन होता है आपका, ये आपका स्टेबल रीजन होता है, और ये आपका होता है नॉन स्टेबल रीजन। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो टार्क होता है ना स्टेबल वाले रीजन में, जो टार्क होता है वो आपका स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नॉन स्टेबल में जो टार्क है वो आपके स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम स्लिप यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लीनियर के फॉर्म में आपका जो टार्क है वो आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे जो है एक पर्टिकुलर स्लिप पे, यानी 0.3 से लेकर 0.5 का रेंज होता है, उस पे जो आपका टार्क होगा वो मैक्स होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम स्लिप की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टार्क है वो आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा अनस्टेबल रीजन होता है या फिर नॉन स्टेबल रीजन होता है, जो आपका टार्क जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करने लगता है आपका स्लिप के, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर रीजन है, स्टेबल रीजन है, यानी अगर आप स्लिप बढ़ाओगे तो आपका टार्क बढ़ेगा, लेकिन अनस्टेबल रीजन में स्लिप बढ़ाओगे तो टार्क आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो स्लिप रीजन, ठीक है, ये आपका लो स्लिप रीजन है आपका, ठीक है। लो स्लिप रीजन भी कभी कभी एग्जाम में दे लेता है, या फिर स्टेबल रीजन भी देता है। तो इसका जो आपका जो टार्क होगा वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपका कि स्टेबल रीजन में टार्क इतना है, स्लिप इतना है, तो स्लिप इतना कर दे तो टार्क कितना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप लेके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला बना लीजिएगा आप, T2/T1 अपन बराबर S2/S1, ठीक है, यहाँ से आप फार्मूला बना लेंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन बन जाए कि नॉन स्टेबल रीजन में अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्लिप इतना है तो टार्क इतना वेरी कर रहा है, अगर स्लिप इतना कर दे तो टार्क कितना वेरी होगा, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा T2/T1 और S1/S2 से लगाइएगा, ठीक है। और इस वाले में जैसा कि मैंने बताया कि T2/T1 लगाना है और S1/S2 लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ से जो है घूम के आता ही जाता है, तो इसलिए मैं जो है ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आप देख लो, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर ले हम लोग। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे लोड कम है, मीन्स अगर स्लिप कम है, तो सिंपल बात है कि अगर आपके पास स्लिप कम है तो स्पीड ज़्यादा है, मीन्स लोड का डिमांडिंग क्या है आपके पास कम है। तो जब लोड का डिमांडिंग कम होगा तो सिंपल सी बात है कि जो I²R का जो लॉसेज होगा, जिसे हम लोग किस में बोलते हैं, कॉपर लॉस में, ठीक है। जब लोड का डिमांड कम होगा तो कॉपर लॉस भी क्या होगा आपके पास, जस्ट 1 सेकेंड, कॉपर लॉस भी कम होगा। तो जब लॉसेस कम होंगे तो इजीली आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इस वाले रीजन में क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम टार्क मिल जाता है पर्टिकुलर स्लिप पे, लेकिन हम चाहते हैं कि और हमें टार्क मिल जाए, यानी सिंपल बात है कि ज़्यादा अगर आपको और टार्क चाहिए, मीन्स आप लोड क्या कर रहे हो, और बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। तो लोड जितना ही बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टार्क तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जितना लोड, देखो लोड बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो टार्क मिलेगा, लेकिन उसके बाद और लोड बढ़ाओगे तो टार्क आपका कम होने लगेगा। रीज़न क्या होता है कि जब लोड ज़्यादा होने लगता है ना, तो I²R लॉस यानी कॉपर लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इफिशियंसी यहाँ पे गिर जाती है, और यहाँ पे इफिशियंसी आपकी बनी रहती है। ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से स्टेबल रीजन में जो इसका कर्व होता है वो आपका लीनियर के फॉर्म में होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये जो होता है आपका ये आपका रिएक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रिएक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सारी चीज़ें भाई क्वेश्चन समझ सकते हो कि कैसे घूम के आता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेनली बस यही था आपको कि क्वेश्चन जैसे भी घूम के आएगा इजीली आप यहाँ पे फंसोगे नहीं, ठीक है, इसकी श्योरिटी है। तो बस यही था आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताने का मेन रीज़न यही है कि थोड़ा सा जो है अगर क्वेश्चन भी घुमा के भी पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में
तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर बस ये रहता कि पेपर सॉल्यूशन कराना है जल्दी जल्दी तो फिर मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर देता पेपर का ये जो सॉल्यूशन है, लेकिन कोई मतलब आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा है और क्या बन सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है कि द करेंट ड्रॉ बाई 220 वोल्ट का कोई डीसी मोटर है जिसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम है और बैक ईएमएफ आपके पास इतना दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा दिया गया, मोटर दिया गया ना, तो मोटर में देखो हमेशा वोल्टेज ज़्यादा होता है और उसका जो बैक ईएमएफ होता है वो कम होता है ना, तो आप ये फार्मूला यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, अगर यही जनरेटर देता तो जनरेटर के केस में क्या होता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है यानी ग्रेटर होता है आपके वोल्टेज से, तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा ई माइनस बी बराबर आई ए इंटू आर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है, आपका जनरेटर के लिए है और ये आपका मोटर के लिए है, क्योंकि मोटर में क्या होता है उसे सप्लाई मिलती है, यानी हम टर्मिनल पे वोल्टेज देंगे तो वी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वी माइनस ई बी होता है, आई ए इंटू आर ए होता है। अब यहाँ पे हमें देखो बैक ईएमएफ हमारे पास दिया गया है, जस्ट 1 सेकेंड, बैक ईएमएफ आपके पास 180 है और आपके पास करंट पूछा गया है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 0.5 है, सप्लाई वोल्टेज आपका कितना है, 220 है आपका। तो ठीक है, तो यहाँ से इजिली आप बना सकते हो 220 माइनस 180 और आर्मेचर करंट हमें बताना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा, 0.5। ठीक है, 10 से गुणा कर देना। ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो ऊपर 400 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जब इसे करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 80 एम्पियर, तो आर्मेचर करंट कितना बन जाएगा आपका, 80 एम्पियर आपका बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ट्वेंटी 24 वाले में देखिए यहाँ पे 24 में यहाँ पे दिया गया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए सरफेस आयरन फेस इट 1.5 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वन आपका दिया गया 1.5 टेस्ला। व्हाट इज द टिपिकल सैचुरेशन लेवल वैल्यू फेरो मैग्नेट मटेरियल, फाइंड द फोर्स डेंसिटी इन द आयरन फेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल बात है कि जब हम लोग बी एच करो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बी एच कर किसी भी मटेरियल के लिए, तो हमें तो ये तो पता है कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो फ्लक्स डेंसिटी वो आपका इंक्रीज होगा, पर्टिकुलर लेवल पे जाके वो सैचुरेट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे घटाएंगे तो कुछ टाइम तक घटता है लेकिन उसकी एनर्जी स्टोर बनी रहती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो इसमें हमें यही पता चलता है कि ये जो रीजन होता है वो आपका सैचुरेशन रीजन होता है। ठीक है, मतलब कोई भी मटेरियल को आप मैग्नेटाइजिंग कर रहे हो तो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना मैग्नेटाइजिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो मैग्नेटाइजिंग के कंडीशन में नहीं रहता है, मतलब सेचुरेट हो जाता है, तो वही हमें सेचुरेशन यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में जो है क्या आपको पूछने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो कोई भी आयरन का मटेरियल है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 1.5 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, आगे पूछा है व्हाट इज द टिपिकल सेचुरेशन लेवल, मतलब यही सेचुरेशन लेवल की वैल्यू पूछा है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, ये आपका फोर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वही चीज़ें आपको पूछा गया। तो एक फार्मूला होता है आपका, फोर्स बराबर होता है बी स्क्वायर एरिया अपन 2 म्यू 0। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला लगेगा जिसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका। ठीक है, तो इसी फार्मूला का हमें यूज़ करना है। अब हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे। देखो एरिया तो हमारे पास है नहीं, तो हम एरिया को रखने वाले हैं भी नहीं। ठीक है, अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। फ्लक्स डेंसिटी आपका दिया गया है 1.5 टेस्ला, तो आप इसे रख लो 1.5 टेस्ला का स्क्वायर। म्यू 0 का मान आपको पता ही होगा कि ये होता है आपका 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप फोर्स कैलकुलेट करिएगा तो इजीली आपका यहाँ पे इतना आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे जो सेक्शन है हमारा मशीन का सेक्शन था, मशीन के सेक्शन था, तो जस्ट 1 सेकेंड।
ठीक है, मशीन का सेक्शन था, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा हर क्वेश्चन को डिटेल में किया जाएगा। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर भी आपको कोई भी पेपर या कुछ भी सॉल्यूशन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया हाउ मेनी डायोड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर हम हाफ वेव है, फुल वेव है और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें डायोड की संख्या हमें बताना है कि कितना कितना डायोड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास हाफ वेव होता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे देखो ये पहला है आपका, ये आपका जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाफ वेव के लिए यहाँ पे ध्यान दे लो, क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाफ वेव में भी देखो क्या होता है कि एक डायोड होता है आपका। ठीक है, एक ही डायोड यूज़ किया जाता है और ट्रांसफार्मर होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर होता है और यहाँ पे आपका एक लोड होता है, आरएल टाइप का लोड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हाफ वेव का कैरेक्टरिस्टिक आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये भी क्वेश्चन देके आपको पूछ लेता है कि ये हाफ वेव है या फुल वेव है। तो हाफ वेव का पूरा डिटेल अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हाफ वेव में जो नंबर ऑफ डायोड यूज होता है वो आपका 1 यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका एवरेज, अगर हम हाफ वेव का एवरेज की बात करें या VDC या एवरेज वोल्टेज जो होता है वो आपका होता है V max बटा पाई होता है आपका। ठीक है, और अगर RMS की हम बात करें हाफ वेव के लिए तो RMS होता है आपका I max बाई 2 होता है। ठीक है, और यही हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की, तो ये होता है आपका V max। ये आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है वो आपका V max के बराबर होता है अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो हाफ वेव की बात हो गया। अब चलो हम यहाँ पे फुल वेव की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ फुल वेव। तो फुल वेव में क्या होता है ना कि दो टाइप के दो डायोड आपके यूज़ किए जाते हैं और इसमें जो लोड होता है ना वो आपका बीच में कनेक्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लोड जो होता है वो बीच में कनेक्ट होता है। कभी कभी फिगर भी देके आपको पूछ लेता है कि ये हाफ वेव है या फुल वेव है, और यहाँ पे भी कनेक्शन जो होता है आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, तो फुल वेव में क्या होता है ना कि ये आपका फुल वेव का कर्व है आपका, ये आपका जो कर्व है फुल वेव में है आपका। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डायोड आप देखे होंगे तो इसमें आपका 2 डायोड यूज़ किया गया ना, पहला और ये दूसरा डायोड। ठीक है, इसमें जो एवरेज होता है ना VDC अगर निकालना आप पूछे तो 2Vm बाई पाई होता है आपका हाफ फुल वेव के लिए। और यहीं पे अगर हम RMS की बात करेगा वो तो ये हो जाएगा आपका I max बाई √2 हो जाएगा, और पीक इनवर्स वोल्टेज की बात किया जाएगा तो यहाँ पे 2Vm हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है यानी किसी भी डायोड में जो है रिवर्स कंडीशन में हम लोग कितना मैक्सिमम वोल्टेज विदाउट किसी ब्रेकडाउन के अप्लाई कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये आपका होता है। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लो, यहाँ पे आप ब्रिज रेक्टिफायर का। तो ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे देखो, ब्रिज रेक्टिफायर में देखो 4 टाइप के डायोड होते हैं आपके, 4 डायोड लगाए जाते हैं आपके। ठीक है, 4 डायोड होते हैं और यहाँ पे आपके 4 डायोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इनका कनेक्शन होता है। 4 डायोड होता है, इसमें 4 डायोड यूज़ करते हैं और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं सब सेम होती हैं। VDC भी आपका फुल वेव के तरीके होगा, RMS भी जो होगा आपका फुल वेव के तरीके होगा। लेकिन सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बनता है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ब्रिज का वो आपका V max होता है आपका। ठीक है, वो मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है देखो सबसे ज़्यादा बस आपका फुल वेव का ही ज़्यादा होता है आपका, लेकिन आपका जो पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है ब्रिज के लिए भी V max होता है और हाफ के लिए भी जो है V max ही होता है। लेकिन अगर यही फ्रिक्वेंसी का पूछ लेता है ना तो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है हाफ वेव के लिए, जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है हाफ वेव के लिए ये आपका होता है 2f। ठीक है, और इसके लिए भी जो होता है आपका इसके लिए भी जो होता है वो आपका 2f होता है। नहीं, यहाँ पे देखो हाफ के लिए सिर्फ f होता है ना, यानी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है फुल वेव में इनपुट फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स होता है आपका। ठीक है, और ब्रिज वाले में भी यही चीज़ होता है आपका 2 टाइम्स इसमें भी जो है इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है। तो इससे भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इफ़ द रिजोल्यूशन ऑफ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5% इज द फुल स्केल रेंज इज द।
यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपका रिजोल्यूशन होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का, मान लो रिजोल्यूशन इतना दिया गया है, तो फुल स्केल का उसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, मतलब रेंज का मतलब वो कितना तक वो एक तरीके से आपका मेजर कर सकता है ना। तो ये चीज़ है। तो देखो अगर हम रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट चेंजेस होता है जो आपका एनालॉग आउटपुट होता है ना, उसमें अगर आप 1 बीट का कोई भी डिजिटल देते हो तो उसमें जो आउटपुट का वेरिएशन होता है इनपुट कंपेरिजन में, वही आपका होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है ये होता है आपका 1/2 के पावर n माइनस 1 होता है, इंटू अगर इसे हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यही फार्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो है जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका कितना दिया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब यहाँ पे देखो छोटा सा यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन दिया गया है आपका पॉइंट कितना परसेंटेज है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.4% है। तो इसे नॉर्मल में आप बदल लीजिएगा। ठीक है, 100 से भाग देना पड़ता है भाई परसेंटेज का मतलब, तो ये हो जाएगा 0.004 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बना भाई, ये आपका परसेंट कन्वर्ट कर लिया गया तो 0.004 बन जाएगा। और ये आपका सिंपल वैसे ही रहेगा 2 के पावर -1, और ये आपका इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपली हम 100 का जो है इधर लेके आ जाए, इससे जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम इसको इधर गुणा कर दो। ठीक है, 2 के पावर n को तिर्यक इधर लेकर आ जाओ, 2 के पावर n कर दो, और वह 0.004 है उसको नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है, उसको क्या करो, नीचे लेकर आ जाओ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और इसको जब आप भाग दीजिएगा ना तो ये आपका बन जाएगा लगभग 250 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस है, ये आपको ये फार्मूला याद रखना है। हमने यहाँ पे पहले क्या किया कि जो परसेंटेज है उसको पहले नॉर्मल में बदल लिया भाई, तो नॉर्मल में बदल लिया। देखो ये 100 का मतलब यही परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर 100 में परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से गुणा किए थे। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में आपका था, तो नॉर्मल हमने परसेंटेज इसमें बदल लिया, इसकी वैल्यू इतना आ गई। अब इसको हम लोगों ने इसको हटा दो अभी। ठीक है, ये आपका 0.004 था, अभी हम लोगों ने तिर्यक गुणा करके इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे देखा जाए तो 2 के पावर n का अगर हमें लिखना हो तो 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 250 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 251 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेरिजन करें, 8 बिट कन्वर्टर होगा। देखो 2 के पावर अगर आप 8 करते हो तो ये लगभग आता है आपका 255 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 के पावर 8 का मतलब हो जाएगा 255, यानी इसी के अप्रॉक्स आ रहा है ना आपका जो आंसर है। अप्रॉक्सीमेटली हम 251 को कितना मान सकते हैं, आपका 255 मान सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी 8 बिट जो कन्वर्टर है ये आपका फुलफिल कर जाएगा, मतलब ये आंसर जो होगा वो आपका फुलफिल कर जाएगा। तो बस यही आपका निकालना था यहाँ पे, ये वाला फार्मूला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत लोग छोड़ते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा साइड में आप रख लीजिएगा। ठीक है, साइड में रख लीजिएगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा सा सिलेक्शन के मतलब दिला सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के देखो क्वेश्चन कोई टच नहीं करता है और कोई रिवीजन भी नहीं करता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अगर आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। जस्ट 1 सेकेंड, आपका अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 बाइनरी नंबर इतना और इतना, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बताना है 2 बाइनरी का। तो यहाँ पे देखो इजली हम एक फार्मूला, यहाँ पे एक ट्रिक जान लो, 1 होता है, फिर 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, ये आपको ट्रिक याद रखना है। इसी से हम लोग सब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अभी देखो ये आपका जो है प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है, मतलब गुणा निकालना है। 2 बाइनरी आपका यहाँ पे दिया गया है, 0 1 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटअप करो 0 1 और 1। ठीक है, ये हमने सेटअप कर दिया भाई साइड से।
अब देखो यहाँ पे 0 है तो 4 है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब देखो 1 1 का मतलब होता है हाई, ठीक है, यानी ये यहाँ मतलब ये हाई है और ये भी आपका हाई है, मतलब 2 और 3 को क्या 2 और 1 को क्या करना है आपको, जोड़ देना है। जो 0 है उसको, अब तो लो है उसको जोड़ना नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर लिए भाई 3 में। अब इसको देखो 1 1 0 दिए गए, यानी 1 1 और 0 कर लेंगे हम लोग, यानी यहाँ पे अब 4 और 2 की बात हो रही है, यानी 4 और 2 की मतलब अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब गुणा करना है, तो 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 आ गया भाई, अब 18 को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो अब देखो 18 को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी देख लो। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 18 को कैसे लिखना है भाई। 18 को देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे सभी आंसर में देखो यहाँ पे 3 3 का बनाया गया है ना, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 5 का है, कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ पे। देखो पहले 18 को लिखना है तो हम पहले 8 को कंसीडर कर लेते हैं कि 8 में कितना होगा, ठीक है। तो देखो 8 तो डायरेक्ट यही दिख रहा है आपका, ठीक है, यानी 8 की जगह कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, बाकी सभी के जगह क्या हो जाएगा आपका, 0 0 हो जाएगा। यानी हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 और 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह आपका 1 होगा, बाकी जगह क्या होगा आपका 0 0 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को 0 0 0 और 1 लिख सकते हैं ना। अब यही दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, आपका 0 0 0 1 होगा, और ये क्या है आपका 1 0, जस्ट 1 सेकेंड, आपका 1, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें मिलाओ, देखो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, इस वाले से मैच करेगा आपका, ठीक है, ठीक है। आगे का ये 3 जो है ना वो हटा दिया गया है ना, यानी आपका 1 1 0 0, यहाँ पे देखो जस्ट 1 सेकेंड यार, आंसर आपका 1 0 0, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना था, यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है तो यहाँ पे ये भी आपका देखो, ये भी जो है आपका सही होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कई मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया था कि कितना वेरिएबल दिया गया है, 5 है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से नहीं होगा। आपको 18 आ गया था, बाकी सभी चीज़ें सही हैं, बस आपको लास्ट सिस्टम में थोड़ा था 18 में अलग अलग नहीं निकालना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। 18 में देखो ये आपका 16 है, ये आपका 16 है, और ये आपका 2 है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा, यानी 16 की जगह हमें 1 करना है, और 2 की जगह भी हमें 1 करना है ना, और बाकी सभी की जगह हमें क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 0 हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब आप आंसर इससे मिलाइए, मिल जाएगा आपका, ठीक है, यानी 1 0 0 और 1 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, लास्ट स्टेप में जो है 16 और 2 को जोड़ना था, तो जिससे हमें 18 के पास चले जाएंगे। अलग अलग थोड़ा सा यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, ठीक है, तो वो गलत है आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि विच द फॉलोइंग विच द फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, कौन जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है। तो ये आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ये आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है ना। देखो क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो होता है एक तरीके से फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, और इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना, क्वालिटी फैक्टर, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर इसका जो होता है वो आपका हाई होता है आपका, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहूँगा, आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है एक तरीके से आपको पता चल गया कि फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। एक तरीके से जो है एक और ऑसिलेटर होता है, वो भी आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। मान लो अगर क्रिस्टल ऑप्शन में ना हो तो ध्यान दीजिएगा, टिकलर, टिकलर जो है आपका फीडबैक, टिकलर फीडबैक ऑसिलेटर,
ठीक है। आपका होता है टिकलर फीडबैक ऑसिलेटर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का, इसका जो रेंज होता है ना, मिनिमम जो रेंज होता है इसका मिनिमम रेंज होता है आपका 1 हर्ट्ज से लेके जो होता है आपका 10 मेगाहर्ट्ज तक होता है आपका। ठीक है। और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का, और वही हार्टले का हम बात करें, ठीक है, अगर हम हार्टले की बात करते हैं तो हार्टले का होता है आपका 10 किलो हर्ट्ज लेके होता है आपका 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। तो ये रेंज भी ध्यान दीजिएगा, रेंज भी अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलपिट का ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका 10 किलोहर्ट्ज से लेके, ये भी होता है आपका 100 मेगाहर्ट्ज तक ही होता है। ठीक है। तो ये आपकी सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और अगर यहाँ पे वेन ब्रिज का भी ध्यान दीजिएगा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का जो होता है ये आपका होता है 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक होता है आपका। ठीक है। तो देखो, अगर ये सारी पॉइंटें अगर आपको मैं नहीं बताता तो पेपर सॉल्यूशन आपको पता है कि बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत जाननी ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे पूरा मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर आपको ऊपर ऊपर बताता तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन ना करें, फिर आपका जो है उतना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, द सर्किट विच प्रोड्यूस द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। यहाँ पे जो है कौन सी सर्किट है जिसका जो आपका स्टेबलाइजेशन है वो आपका, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट का जो स्टेबलाइजेशन है वो आपका बेस्ट होगा। यानी मतलब जो बीटा जो चेंजेस होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का, वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये देखो, वोल्टेज डिवाइडर जो बायस होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है काफ़ी बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम अदर से कंपेरिजन करते हैं तो अदर्स का मतलब देखो, एक तो फिक्स बायस होता है आपका, ठीक है, एक आपका होता है फिक्स बायस, उससे भी बढ़िया होता है, और एक होता है आपका हमारा कलेक्टर फीडबैक बायस। ठीक है। कलेक्टर फीडबैक बायस दोनों से काफ़ी बेस्ट होता है हमारा जो स्टेबलाइजेशन होता है आपका वोल्टेज डिवाइडर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, यहाँ पे जो है कलेक्टर में एक आरसी लगा लेते हैं और एमीटर में भी जो एक आरई रखता है। यही आपका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा देता है, जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है। और फीडबैक में जो है 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं बीटा बेस साइड में। ठीक है। आपका RB1 हो जाता है और आपका RB2 हो जाता है। इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं और ये आपका VCC सप्लाई दे दिया जाता है आपका। तो बस ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है जो आपका जो वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है, ये आपका चित्र है। वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, या फिर हम क्यूसिकेंट ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, कभी कभी इसे क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, इसे कभी कभी क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है ना कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पे और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होता है कि जो कलेक्टर करंट होती है वो उतना चेंजेस नहीं होती है, और जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे जो क्यू फैक्टर है वो आपका एक तरीके से ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए जो स्टेबलाइजेशन है वो आपका वोल्टेज डिवाइडर के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ ए एमीटर फॉलोअर के लिए कितना होगा।
देखो एमीटर फॉलोअर को हम लोग कभी कभी जो है कॉमन कलेक्टर के फॉर्म में भी जानते हैं। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर का मतलब इजली जो उसका एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। अभी देखो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो पहला होता है हमारे पास कॉमन बेस, उसके बाद होता है हमारे पास कॉमन एमीटर, और उसके बाद होता है हमारे पास कॉमन कलेक्टर। यहाँ से ये जो टेबल है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप हर साल उठा के देखना, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। तो यहाँ पे देखो जो कॉमन बेस है इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो आपका लो होता है। कॉमन एमीटर का जो होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान दो पॉइंट, जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, जो आउटपुट होता है ना वो कॉमन बेस का सबसे ज़्यादा होता है जो आउटपुट होता है ना, और जो आपका कॉमन एमीटर के लिए होता है इसका भी जो आउटपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन कॉमन कलेक्टर के लिए जो आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा, 0 होता है आपका। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कॉमन कलेक्टर के लिए ना। तो एमीटर फॉलोअर को भी हम कभी कभी जो है कॉमन कलेक्टर के फॉर्म में ही जानते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वोल्टेज गेन की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज गेन होता है, इसका वोल्टेज गेन जो होता है कॉमन बेस का ज़्यादा होता है, और कॉमन एमीटर का भी जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका ज़्यादा होता है, और इसका लगभग 1 होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज गेन होता है। उसी तरीके से हम करेंट गेन की भी अगर हम बात करें तो कॉमन बेस के लिए जो करंट गेन होता है वो बहुत ही बेकार होता है, और सबसे ज़्यादा हाई होता है आपका कॉमन कलेक्टर के लिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो करंट गेन होता है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए हाई होता है, कॉमन कलेक्टर के लिए। ये आपका 1 प्लस बीटा के फॉर्म में होता है ना, जो करंट गेन होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है आपका कॉमन कलेक्टर के लिए, और वोल्टेज गेन जो होता है इसका सबसे लगभग 1 के पास होता है ना। तो ये भी सब पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पावर गेन देखो जो है आपका कॉमन बेस के लिए जो एक तरीके से मॉडरेट होता है ना, पावर गेन जो होता है मॉडरेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर गेन किसका बढ़िया होता है, आपका कॉमन एमीटर के लिए सबसे बढ़िया होता है पावर गेन, और सबसे बेकार होता है आपका कॉमन कलेक्टर के लिए जो पावर गेन होता है ना। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मॉडरेट होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली होता है आपका। और वही चीज़ है, अब फेज शिफ्ट की हम बात कर लें जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कॉमन बेस का जो फेज शिफ्ट होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कॉमन एमीटर के लिए जो फेज शिफ्ट होता है वो आपका जो 180 होता है। कॉमन कलेक्टर के लिए आपको ध्यान देना है, इसके लिए भी जो होता है आपका 0 होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो कॉमन कलेक्टर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो हम ये जो है ज़्यादातर बफर सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, या हम बफर सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, और कभी कभी जो है हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ना। तो लिख लीजिएगा इम्पीडेंस मैचिंग। ये पूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से हर एक चीज़ आपको ध्यान देना है ना। बस पेपर सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन बताओ आगे चले जाओ। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है आपका जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वोल्टेज बफर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से हम बात करें कॉमन एमीटर के लिए तो इसका यूज़ हम ज़्यादातर आइडियो पावर फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं ना। आइडियो पावर फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हायर रेंज की फ्रिक्वेंसी को कहीं ट्रांसमिट करना है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। और कॉमन बेस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ये यूज़ करते हैं करंट बफर यूज़ करते हैं हम लोग करंट बफर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, करंट बफर हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, करंट बफर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो होता है आपका वोल्टेज, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज आइडियो पावर एम्पलीफायर सही है आपका। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ये आपका इम्पीडेंस मैचिंग या फिर वोल्टेज बफर के फॉर्म में या फिर इम्पीडेंस मैचिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पे करंट गेन हाई होता है कॉमन कलेक्टर का, वोल्टेज गेन कम होता है, पावर गेन का मैंने पूरा डिटेल बताया। ये जो है टेबल जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आपका हर साल यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता ही है। आप जो है वो देख लीजिएगा, कोई भी पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन बना ही बना है आपका। तो 6 तक हो गया। अब चलो आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम देखो लगेगा, मैं पहले ही बोला था, लेकिन जो है क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग अच्छे लेवल में समझेंगे और उसके जो फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो आज के यहाँ पे जो है a प्लस ए इंटू बी को सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो देखो a प्लस ए इंटू बी दिया गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये को कॉमन कर सकते हैं ना। ये को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं आपके। ठीक है, कुछ फार्मूले होते हैं आपका। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है 1 प्लस एनी वेरिएबल। ठीक है, 1 प्लस एनी वेरिएबल इज इक्वल टू 1 होता है आपका। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये होता है आपका, यानी 1 प्लस अगर ए के फॉर्म में कोई भी है तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, लेकिन अगर वही 0 इंटू ए है तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ फार्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको जानना जरूरी है। ये पहला फार्मूला है, ए इंटू ए अगर होगा तो ये हो जाएगा ए। अगर आपका 0 इंटू ए है, ए की जगह आप कुछ भी होता है, बी सी कुछ भी ले सकते हो ना, ये हो जाएगा आपका 0। ए इंटू ए बराबर होता है आपका ए। ए इंटू ए का जो कम्प्लीमेंट होता है वो आपका होता है 0। ठीक है, इतना फॉर्म याद रखना है। आगे और फार्मूला देख लो, 0 प्लस अगर ए देगा तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 0 प्लस ए के लिए ए होगा, 1 प्लस ए के लिए हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसी तरीके ए प्लस ए के लिए हो जाएगा आपका ए, और इसी तरीके ए प्लस ए कम्प्लीमेंट का हो जाएगा आपका 1। ये आपका जो 2 2 4 ये जो 8 फार्मूले हैं ना, इसको किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लियर रख लेना, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ होता है आपका। ठीक है, ये जो 8 फार्मूले मैंने लिखवाया हुआ है इसी का ज़्यादातर यूज़ होता है। आपका कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से ईजिली, और इसी का ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बी दिया है, तो 1 प्लस बी का मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, 1 प्लस ए का मतलब बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम ए लिख लेंगे, इसका मतलब 1 हुआ। तो अगर ए में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, यही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये फार्मूला भाई एकदम क्लियर रखना, ये आपका इससे मैक्सिमम आपके बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता है। ए इंटू देखो ये आपका एक तरीके से एंड के फॉर्म में दिया गया ना। एंड का मतलब क्या होता है आपका, गुणे के फॉर्म में। तो 1 इंटू ए का मतलब ए हो जाएगा आपका, 0 इंटू का ए का मतलब 0, ए इंटू ए का मतलब ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई क्वांटिटी अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो 0 में 1 का गुणा करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, बस मेरा ये कहने का मतलब है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, इन ए सर्टेन ट्रांजिस्टर एमीटर करेंट, अगर मान लो इतना टाइम है कलेक्टर करेंट के, तो यही लाइन हमें पकड़ना था। हमें जो एमीटर करेंट है वो आपका कितना टाइम है, 1.04 कलेक्टर करेंट के इतना है भाई। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब आगे दे रहा है कि अगर मान लो एमीटर करंट कितना है हमारे पास, एमीटर करंट मान लो 12 मिली एम्पियर है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट द बेस करंट हमें बताना है, यानी हमें क्या बताना है, बेस करंट हमें बताना है। तो जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें बेस यहाँ पे निकालना है, बेस करंट। ठीक है, तो बेस करंट निकालने के लिए इजली हमें कुछ फार्मूला होते हैं। आप ये फार्मूला देख लो। देखो जो कॉमन बेस होता है और 3 कनेक्शन होते हैं आपके, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ये होता है भाई आपका कॉमन बेस होता है जिसे हम अल्फा लेते हैं, कॉमन एमीटर होता है जिसे हम लोग बीटा लेते हैं, और कॉमन कलेक्टर होता है जिसे हम लोग गामा लेते हैं ना। तो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है IC अपान IE होता है आपका। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या होता है भाई, IC अपान IE होता है।
उसी तरीके एक और फार्मूला होता है अल्फा बराबर बीटा अपान बीटा प्लस 1 होता है ना। उसी तरीके देखो बीटा बराबर भी अगर लिखना चाहो तो ये होता है आपका आई सी अपान आई बी होता है, और दूसरा फार्मूला बीटा का होता है आपका अल्फा के फॉर्म में बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है ना। उसी तरीके गामा का भी निकाल सकते हो, तो गामा तक तो यहाँ पूछा नहीं है, तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे देखो अल्फा पहले बेस करंट हमें निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होता है आपका आई सी अपान आई हो जाएगा, और यहाँ पे देखो आई सी आपका दिया गया ना, ये आपका आई सी कहाँ आ गया, आई सी नहीं दिया गया भाई, ठीक है। तो आई सी नहीं दिया गया, आई सी को रख लो, आई हमें दिया गया है। तो आई देखो हमने अल्फा को ही क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे तो एमीटर करंट हो आपका कलेक्टर के फॉर्म में है ना, मतलब आईसी के फॉर्म में। तो हम ऐसा क्वांटिटी यूज करें कि जो हमारा रिलेशन दे दे, मतलब किसको रिलेशन दे दे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा था, अगर एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट के इक्वल है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, जस्ट 1 सेकेंड भाई। तो ठीक है, तो ये प्रश्न में क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एमीटर करंट जो है वो आपका 1.40 और कलेक्टर करंट के इक्वल है भाई। तो हमें अल्फा बीटा और गामा में किसको उठाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो अल्फा बराबर अल्फा ही एक ऐसा रिलेशन दे रहा है हमें जो आईसी के बीच और आईए के बीच हमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आईसी आई और आईसी के बीच का ही रिलेशन लेना है, तो इसीलिए हम अल्फा को उठाएंगे, ठीक है। बीटा को नहीं उठा सकते क्योंकि ये आईसी और आईबी का दे रहा है। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, वो आपका बेस करंट अपान एमीटर करंट होता है ना। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्टवेयर में। देखो एमीटर करंट ये आपका था, और ये रिलेशन था, एमीटर करंट दिया था, बेस करंट हमें यहाँ पे बताना था। कॉमन बेस जो होता है वो अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है बीटा अपान बीटा प्लस 1, और अल्फा बराबर दूसरा फार्मूला होता है आई सी अपान आई ई, ठीक है। एमीटर कलेक्टर करंट अपान एमीटर करंट। उसी तरीके कॉमन एमीटर को हम लोग बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका आई सी अपान आई बी, और इसका दूसरा फार्मूला होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। अभी हम यही बताना चाह रहे थे कि हम अल्फा ही क्यों लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अल्फा ही एक ऐसा है जो आपका आईसी के बीच और आईए के बीच, आई मतलब एमीटर करंट और कलेक्टर करंट के बीच का रिलेशन दे रहा है ना, और हमें यही चाहिए ही। देखो यहाँ पे क्या है आपका, यही दोनों है, इसीलिए हम अल्फा लेंगे। ये हो जाएगा आपका आईसी अपान कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो आईसी तो हमें दिया नहीं है भाई, ठीक है, आईसी हमें दिया नहीं है, तो आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, आईसी लिख लो। आई कितना दिया गया है आपका 1.04 आईसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आईसी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर एक में 1.04 का भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.96 बन जाएगा, यानी अल्फा आपका कितना आ गया, 0.96 हो गया। अब देखो अल्फा आ गया तो हम इजिली यहाँ से बीटा भी निकाल सकते हैं ना। बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखो 0.96 है और 1 अपान 0.96, जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये होगा आपका 25, यानी हमारे पास अल्फा भी आ गया और हमारे पास बीटा भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला और बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ऊपर आ जाओ, एमीटर करंट बराबर क्या होती है, एमीटर की जो करंट होती है वो आपका बेस करंट और आपका कलेक्टर करंट के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है बेस करंट क्या होता है, बेस करंट का मतलब बेस करंट ही होगा। अब यहाँ पे आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम बीटा बराबर देखें, बीटा बराबर क्या होता है आपका आईसी अपान आईबी होता है। यहाँ पे देख लो बीटा बराबर आईसी अपान आईबी होता है, तो यहाँ पे हम आईसी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू आईबी लिख सकते हैं,
तो वही चीज़ यहाँ पे करना है भाई, ठीक है। बीटा इंटू आई बी कर लो, ठीक है, और ये आपका आई ई हो गया। अब यहाँ से देखो यही बेस करंट हमें बताना था, तो यहाँ पे ये देखो बेस करंट है, यही हमें निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, यहाँ पे देखो बेस करंट जो है कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आई ई हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका बन गया। अब यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने फार्मूला कैसे आया, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा फार्मूला का जो है गेम होता है। अब यहाँ पे देखो बीटा हम बता सकते हैं ना, बेस करंट हम बता सकते हैं, ये कितना होगा आपका आई अपान 1 प्लस बीटा हो जाएगा। अब मीटर करंट हमारे पास कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 12 मिली एम्पियर है, तो हम 12 मिली एम्पियर रख लेंगे, 1 प्लस बीटा रखेंगे, बीटा कितना है हमारे पास है 25, तो हम 25 रख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे होगा आपका 26 हो जाएगा ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट, ये मिली एम्पियर में अभी, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेटर से करिएगा तो आपका 0.461 करके बनेगा, ठीक है, 0.416 बनेगा, और उसे आप माइक्रो में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका बनेगा 0.426, ठीक है, उसको कन्वर्ट करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 461.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसी को जो है 462 के फॉर्म में लिख लिया गया है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें फार्मूला जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही यहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन जो है उठता है आपका। चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दिया गया है कि स्टेट द रिस्पेक्टिवली रिपल फैक्टर एंड इफिशियंसी आपको बताना है फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो है रिपल फैक्टर और इफिशियंसी हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो जो रिपल फैक्टर होता है ना, वो एक तरीके से क्या होता है आपका, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जा रही है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिपल फैक्टर बराबर पूछता है कभी कभी, रिपल फैक्टर बराबर होता है आपका सीधे सीधे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। रिपल फैक्टर बराबर होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है आपका, ठीक है। तो इसका जो है रिपल फैक्टर और जो इफिशियंसी होती है फुल वेव का, रिपल फैक्टर 0.48 होता है और इफिशियंसी आपकी होती है 0.121, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे फुल वेव की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं पहले देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, रुक जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर जो है आपका देखो रिपल फैक्टर जो होता है आपका रिपल फैक्टर हाफ के लिए हमारा कितना होता है 0.48 होता है फुल के लिए, और देखो यहाँ पे फुल के लिए और आपका ब्रिज के लिए, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना, फुल के लिए कितना होता है आपके पास, देखो हाफ के लिए जो होता है, हाफ के लिए 1.21 होता है ना, जो रिपल फैक्टर होता है हाफ के लिए होता है 1.21 होता है, और फुल के लिए और ब्रिज के लिए 0.48 होता है, ठीक है, 0.48 होता है आपका, ठीक है। बाकी पीक इनवर्स वोल्टेज मैंने बताया था कि आपका जो है हाफ के लिए वी मैक्स होता है, फुल के लिए जो होता है वो आपका 2 VM होता है, और ब्रिज वाले के लिए सिर्फ आपका VM होता है। उसी तरीके फ्रिक्वेंसी भी बताया था मैंने कि हाफ वेव के लिए सिर्फ जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो सिर्फ f के बराबर हो हाफ के लिए ना, फुल के लिए और ब्रिज के लिए 2f × 2f हो जाए, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है आपका। फॉर्म फैक्टर देखो क्या होता है ना, हाफ के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है, ये अभी फॉर्म फैक्टर की बात हो रही है, ये सब देखो क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है,
और फुल के लिए होता है आपका 1.11 और ब्रिज के लिए भी होता है 1.11 होता है ना, ये फॉर्म फैक्टर है। और ये आपकी क्या था आपका, ये आपका रिपल फैक्टर है, ये आपका है रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर हो गया आपका, फॉर्म फैक्टर हो गया। पीक इनवर्स वोल्टेज की हम बात करें, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो यहाँ पे देखो पीक इनवर्स वोल्टेज ये वी मैक्स के बराबर होता है। ठीक है, और फुल जो होता है वो आपका 2V मैक्स के बराबर होता है, और ब्रिज वाला सिर्फ V मैक्स के बराबर। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज का पूरा कंडीशन है। इसी तरीके देखो फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया था कि हाफ का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एफ होता है, फुल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 2f चलता है, और इसका भी 2f चलता है ना। इसी में देखो लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो पीक इनवर्स जो वोल्टेज है ना आपका, ये 2Vm 2A, यहाँ पे देखो सिर्फ ब्रिज के लिए सिर्फ Vm हो जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी है यही थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं ना। ये 4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो हाफ की जो इफिशियंसी होगी वो 40.5%, फुल की जो इफिशियंसी होगी वो 81.2%, और ब्रिज की जो इफिशियंसी होगी वो 81.2% होगी। ठीक है, तो ये इफिशियंसी का हो गया आपका। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर आपको नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, स्टेट दैट द ऑक्टेल इक्विवेलेंट बताना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर। ये हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। तो इसमें देखो इसको जो है ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाइड मेथड से करते हैं, अपना जो ट्रिक था उसी वाले से हमें करना है। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया था अभी आपको, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ मैंने क्या बताया था, 1 2 4 8 16 32, बस इसी के थ्रू हमें सब चीज़ पकड़ना है क्या है क्या नहीं है। देखो ये आपका जो है, पहले हम जो हेक्साडेसिमल है आपका बी दिया गया है आपका, फिर 3 है, फिर आपका 4 है। इसे पहले हम लोग बदलेंगे किसमें, पहले इसे हम लोग बाइनरी में बदलते हैं। ठीक है, बी का मतलब होता है आपका क्या होता है, 9 होता है ना। 0 से लेके जो है हम लोग 9 तक लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है 10 को हम लोग ए लिखते हैं, 11 को हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 का मतलब आप यहाँ पे देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 8 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा ना। 8 और 2 10 और 1 11, यानी 11 बन जाएगा आपका। यानी 8 की जगह 1, 2 की जगह 1 और इसकी जगह भी 1 होगा, और 4 की जगह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 1 1 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके 3 का भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इधर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे भी होगा 1 होगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरीके 4 का देख लो, ये आपका 4 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इधर दो साइड क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, और इसके साइड 1। मतलब 4 बिट में हम लिख रहे हैं ना, क्योंकि हेक्सा होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16। 16 का मतलब क्या हुआ 2 के पावर 4, तभी तो आएगा ना 16। यानी 4 का यहाँ पे हम लोगों को जोड़ा बनाना है। तो देखो ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, और ये भी 4 का है। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो हेक्साडेसिमल है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी में। अब ये बाइनरी हो गया भाई, इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं ना। 1 0 1 1 हो गया, फिर दूसरे वाले को लिख लो 0 0 1 1 हो गया, तीसरे वाले को लिख लो 0 1 0 0 हो गया ना। अब देखो हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टेल में। ऑक्टेल का मतलब होता है 8, यानी 2 के पावर कितना होगा 3, यानी 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो हम इधर से देखो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, 3 3 का जोड़ा हम बना लेंगे। अब देखो 1 0 0 को हम यहाँ पे सेटअप करना है, तो हम इसी वाले में सेटअप करेंगे ना। ये 1 लिख लो, और इसको 0 और इसको 0 लिख लो। तो 1 का जगह का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके 1 1 0 लिखा है, तो अब देखो यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो, और इसको 0 कर लो। तो 1 1 क्या है मतलब 4, और ये 2, 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। इसी तरीके तीसरा वाला देख लो 1 0 0 दिया गया है, तो अभी आप यहाँ पे लिख लो 1 0 0, यानी 1 की जगह 0 है, 2 की जगह भी 0 है, और 4 की जगह आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब 101 को हमें सेटअप करना है ना। तो इसी में देखो थोड़ा सा अलग से बताओ, 1 2 4 8 16 32 है, हमें क्या आप सेटअप करना है भाई 101। तो 1 0 1,
101 हो गया, यानी 4 और 1 की जगह हाई है आपके यहाँ पे देखो, तो 4 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका सीधे सीधे। तो यहाँ पे देखो ये आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देखो मैं पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि जो लोअर स्टूडेंट हो गए उनको भी समझने में आसानी होगी, और इजीली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ये नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसे आप जो है एक तरीके से शॉर्ट नोट समझिएगा, ये आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये सारी चीज़ें आपको। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग आज जो है इसको रखते हैं, और जो है जस्ट 1 सेकेंड, अब इसको हम लोग रखते हैं। और देखिए अगर जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो पेपर चाहिएगा, बाकी हम लोग अगले जो है आगे देख लेंगे, अगला जो आपका लेक्चर होगा। ये पेपर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, www.electricalcapsule.com से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका नोट्स भी प्रिपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।